गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए बहुत ही शानदार इनिशिएटिव या बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जहां पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर है आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। इसलिए हम आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग है, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ्स सब सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं। हम आपको जीएस में अभी हम फिलहाल आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और जीएस में और जितने भी आपके थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही आपका जितना भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवा दे। हालांकि बहुत सारा जो पार्ट है, पोर्शन है, हम आपका कंप्लीट करवा चुके हैं। हमारी डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक हमारे लाइव सेशंस होते हैं, तो हमारे लाइव सेशंस को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइव सेशंस में हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। यही नहीं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको हमारे लाइव सेशंस का, हमारे अपडेटेड लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जीएस हो गया, जीएस में आपका पॉलिटी, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपको जितने भी लेक्चर्स हैं, अपडेटेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब मिलेंगे। इन केस अगर आप अपने लाइव सेशंस मिस कर देते हैं तो आपको लाइव सेशंस भी वहां पे मिल जाएंगे। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप अब तक पेन पेपर लेके रेडी हो गए होंगे और आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त और एकदम बिंदास तरीके से जो है अपनी तैयारी करिए। ठीक है, हम आपको यहाँ पे सारा कुछ जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपका सब कुछ कंप्लीट करवा के देंगे, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पे जरूर से जरूर फॉलो करें, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहे। ठीक है, मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर। आपका वैसे जो सिलेबस है विश्व भूगोल और क्या कहते हैं, भारत भूगोल, दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो विश्व भूगोल का जो मेजर पार्ट है वो हम खत्म कर चुके हैं। बस आपका लास्ट टॉपिक बाकी है, वो है आपकी पृथ्वी की गतियां, और क्या कहते हैं टाइडल एब करके, ज्वार भाटा करके एक टॉपिक है जो आपका बचा है। और फिर हमारा जो विश्व भूगोल है, यानी कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, जो आपका एनटीपीसी का सिलेबस है, वो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे भारत भूगोल का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पार्ट जो है वो हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, तो आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ। हेडिंग डालेंगे पृथ्वी की गतियां। ठीक, पृथ्वी की गतियां, जिसे अर्थ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ मूवमेंट। ठीक, अर्थ मूवमेंट। पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, जब आप लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप सुनते सुनते साथ में लिखते भी चले जाएगा। ठीक है, इससे फोकस जो है वो बना रहेगा। और ये बात भी है कि हम बायलिंगुअल बोलेंगे आपको, मतलब हम दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो जितने भी, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, नोट्स आप अपने खुद बनाएंगे, पीडीएफ के भरोसे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मोशंस ऑफ अर्थ को लेके स्टार्ट करेंगे, यानी कि पृथ्वी की गतियां। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते रहेंगे आपको, फटाफट आपके हाथ चलते रहने चाहिए। ठीक, चलो, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां, या फिर आप इसे कह सकते हैं मोशंस ऑफ अर्थ। राइट, मोशंस ऑफ अर्थ। ठीक, मोशंस ऑफ अर्थ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे घूर्णन के बारे में। किसके बारे में? घूर्णन के बारे में। ठीक, सारे जो टॉपिक्स जो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बैठ के, तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे परिक्रमा के बारे में।
परिक्रमा के बारे में, ठीक, परिक्रमा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपसौर के बारे में। किसके बारे में? उपसौर के बारे में, ठीक। उपसौर के बारे में, उपसौर हो गया, फिर आता है आपका अपसौर, ठीक। अपसौर इंग्लिश में भी देखेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। आगे जब हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं ये भी बताएंगे हम आपको। फिर आता है आपका अयानांत, ठीक है, अयानंत, या फिर उसको बोलते हैं विषुव, राइट, विषुव। ये रहा, ये जो आपके टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है मोशन ऑफ अर्थ, हेडिंग डालिए मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, ठीक, मोशन ऑफ अर्थ। तो पहला हम पढ़ेंगे घूर्णन के बारे में। यहां पे हेडिंग डालिएगा घूर्णन। क्या हेडिंग डालेंगे आप? घूर्णन, घूर्णन गति या फिर रोटेशन, ठीक है, घूर्णन गति या फिर रोटेशन, ठीक, रोटेशन, ठीक है। परिभ्रमण गति भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, लिख लीजिए रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका परिक्रमण गति, ठीक है। क्या आता हमारा नेक्स्ट? परिक्रमण गति, परिक्रमण गति यानी कि रेवोल्यूशन, यानी कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, राइट, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। क्या होता है? इसका मतलब है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, राइट, दैट रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना, चारों ओर घूमना, ठीक, वो क्या कहलाता है आपका? रेवोल्यूशन, यानी कि आपका परिक्रमण गति, रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। ये हो गया आपका सन, ठीक है, ये हो गया आपका सन, ठीक है, ये आपका सन है और यहां पे जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द जो घूम रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ये हो गई हमारी अर्थ जो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। नेक्स्ट, इस साइड हम आपको रोटेशन का मतलब रोटेशन के बारे में, घूर्णन के बारे में बताएंगे और इस साइड हम आपको परिक्रमण के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलो डायग्राम के थ्रू ही बताते हैं हम आपको ताकि आपको आसानी रहे समझने में, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो जो पृथ्वी होती है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना।
अपने एक्सेस पे रोटेट करती है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, एक्सेस मतलब अक्ष, तो अपने अक्ष पर घूमती है। तो रोटेशन पीरियड क्या है आपका, लिखेंगे हम यहाँ पे रोटेशन पीरियड, है ना। हिंदी मीडियम वालों के यानी कि घूर्णन समय, है ना, आप लिख सकते हो ऐसे घूर्णन। हिंदी की हैंडराइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो कृपया करके उसके लिए क्षमा करें मुझे। घूर्णन समय, है ना, घूर्णन समय। तो जो हमारी पृथ्वी है वो घूमने में कितना समय लगाती है, लगभग सभी को पता है कि 24 आवर्स लगाती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में आप 24 आवर्स तो चलो ठीक है, एक सबके लिए नॉर्मल जनरल सी बात है, लेकिन एग्जैक्ट जो टाइम लगाती है वो है आपका 23 घंटे, यानी कि 23 आवर्स 56 मिनट्स 23 आवर्स 56 मिनट्स लगाती है ये, और 4 सेकेंड्स। ठीक है, और 4 सेकेंड्स, यानी कि कुल मिला के हुए आपके 24 घंटे। कितने, 24 घंटे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, ये हो गया आपका सन। ठीक है, ये हो गया आपका सन। अब जो पृथ्वी है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, पृथ्वी इसके इर्द गिर्द घूमती है। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये घूमती है इसके इर्द गिर्द, यानी कि रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो गया आपका रेवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, रेवोल्यूशन पीरियड यानी कि आपका परिक्रमण समय, यानी कि आपका परिक्रमण समय। परिक्रमण समय कितना है आपका, वो है आपका 365 डेज। कितना, 355 डे, सॉरी 365 डेज 46 नहीं सॉरी 365 डेज और 6 आवर्स। ठीक, 355 डेज और 6 आवर्स। ठीक है, 365 डेज और 6 आवर्स। ये आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हट गए हम ताकि आपको दिख सके। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो 6 घंटे है ना, 6 घंटे ये बाद में एक एक्स्ट्रा दिन के लिए जोड़ दिए जाते हैं। ठीक, सो लेटर, यानी कि बाद में ये जो आपके 6 घंटे हैं ना, वो हर जो 4 साल में लीप ईयर आता है ना हमारा, लीप ईयर, तो लीप ईयर में क्या होता है कि आपके जो फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे जो है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया जाता है। अगर आप देखिए तो 6 × 4 कितना हुआ आपका, 24, राइट, 24 आ, तो जो 24, तो हमारे जो 24 घंटे बनते हैं, यानी कि 24 घंटे इक्वल टू 1 डे, है ना। तो फरवरी में फिर क्या होता है कि वो एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया जाता है, जिसमें 29 डेज होते हैं, और जिस फरवरी के महीने में, जिस साल में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर बोलते हैं, जो आपके हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका जो एक्स्ट्रा 6 घंटा होता है वो जोड़ दिया जाता है। ठीक, कैसे जोड़ा जाता है ये हमने बता दिया है। यहाँ पर बाद में 6 घंटा जो जोड़ दिया जाता है, जो हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है, उसमें फरवरी यानी कि फरवरी के महीने में आपका एक एक्स्ट्रा दिन जो होता है वो जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, 6 घंटे होते हैं और 4 साल जोड़ लो, तो 6 × 4 कितना हुआ, 24 आवर्स, और 24 आवर्स यानी कि इक्वल टू 1 डे, एक दिन हुआ।
तो एक दिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। तो जिस साल आपका फरवरी में 28 के बदले 29 दिन होते हैं वो हमारा कौन सा साल कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, चलो हमारा लीप ईयर कहलाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन है ना, कि पृथ्वी की गति कितनी होती है घूमने में, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये रही आपकी पृथ्वी। पृथ्वी है तो ब्लू कलर से कर देता है इसको। ठीक है, ये अर्थ है। ये कितना टाइम लगाती है रोटेशन में? ये आपका लगाती है 1067, कितना? 1067 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितना? 1067 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये है आपका 90 डिग्री। ठीक, ये है 90 डिग्री नॉर्थ और ये है 90 डिग्री साउथ, और यहाँ पे है आपका भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गति होती है पृथ्वी की, गति जो होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होती है आपकी? भूमध्य रेखा पर। हटेगा, देख लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन इज हायर मोर एट 0 डिग्री एंड स्लो एट 90 डिग्री। ठीक है, और धीमी कहाँ होती है आपकी? 90 डिग्री पे। ठीक है, लिख दिए हम। फिर आता है आपका रेवोल्यूशन स्पीड। यानी कि आपका परिक्रमण की जो गति होती है। ठीक है, आपके परिक्रमण की जो गति होती है वो कितनी होती है? वो होती है 29.8 किलोमीटर। कितनी होती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है? कुल कितना रिवॉल्व करती है ये पथ? तो यहाँ पे अगर हम लिखे परिक्रमण, परिक्रमण पथ, आपका जो परिक्रमण पथ है वो कितना है? वो है आपका 960 मिलियन, 960 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, कितना? 960 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया परिक्रमण पथ। ठीक, चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड हो गए हम। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट यानी कि असर, है ना। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन अर्थात घूर्णन का असर। ठीक है, घूर्णन का असर। क्या असर होता है? क्या इफेक्ट होता है इसका? कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है। इफेक्ट क्या होता है? डे एंड नाइट, है ना। डे एंड नाइट यानी कि दिन और रात, है ना। दिन और रात, है ना। जब पृथ्वी घूमती है तो घूमने का क्या मतलब? घूर्णन की वजह से क्या असर देखने को, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? दिन और रात होती है। ठीक है, वही इफेक्ट ऑफ रोटेशन अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन,
यानी कि परिक्रमण का असर, है ना, परिक्रमण का असर, परिक्रमण का जो असर होता है, ठीक है। तो परिक्रमण का जो असर होता है वो क्या होता है, सीजनल चेंजेस होता है, ठीक है, मौसम में बदलाव। तो इफेक्ट क्या देखने को मिलता है आपको, सीजनल चेंजेस, है ना, अलग अलग जो मौसम आते हैं वो, ठीक। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे कि ये रहा हमारी अर्थ, ठीक, ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। और यहां पे हम बना देते हैं अपना सूरज, ठीक, ये हमारा सूरज। अब अगर आप गौर करें तो सूर्य की जो किरणें हैं ना वो इस साइड पड़ रही हैं, है ना, यहां पड़ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका इस पोर्शन में क्या है, दिन है, ठीक है, यहां पे क्या है, दिन, ठीक, क्या है यहाँ पे, दिन है, और यहां पे क्या है, रात, यहां पर क्या है, रात, क्योंकि यहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं पड़ रही हैं, ठीक, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं पड़ रही हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रदीप्ति, क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति व्रत, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति, प्रदीप्ति व्रत, ठीक। क्या होता है, ये जो दिन और रात को अलग करने की काल्पनिक, एक काल्पनिक क्या है, इमेजिनरी वो है, सर्कल है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो क्या है ये, दिन और रात को अलग करने का काल्पनिक, काल्पनिक व्रत, ठीक, काल्पनिक व्रत, देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं इसमें इतना। इसके नीचे एक और पॉइंट्स लिखाएंगे हम आपको, आई होप आपको डायग्राम विजिबल होगा, ठीक है। चलो नोट, अब यहां पे एक नोट करके लिखेंगे आप, ठीक, नोट में क्या लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। क्या होता है, नोट किस चीज का लिखेंगे, नोट किस चीज का लिखेंगे, दिन रात बराबर नहीं होने का जो कारण है ना। तो यहां पे पहले आप लिखेंगे दिन और रात बराबर, बराबर नहीं होने के जो कारण है, नहीं होने का कारण, ठीक, दिन और रात नहीं होने का जो कारण है, पहला क्या है, पहला है हमारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना, अपने अक्ष पर, अक्ष यानी कि एक्सिस पर झुके रहना, ये हट जा रहे हैं, देख लीजिए, है ना। नोट किस चीज का बनेगा कि
दिन और रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना, है ना, या झुका हुआ होना। सेकंड है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो लिखेंगे हम पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, परिक्रमण करना। हट गई, देख लीजिए, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना, ठीक। चलो, अब हम आते हैं डायग्राम पे फिर से। ये है आपका सूर्य, ये हो गया सूरज, ठीक। फ्रेम डेट रखते हैं, फिर इसे कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सूरज, ठीक है। अब सूरज से हमारी जो दूरियां होती हैं वो कितनी होती है, कौन से दिन सबसे ज्यादा दूर होता है, कौन से दिन सबसे ज्यादा पास होता है, ये जो डेट्स हैं ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है ज्यादातर, ठीक है, आपके में। तो आप क्या करोगे, कैसे डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये तो हमने बना लिया सूर्य, यहां पे बनाते हैं पृथ्वी। ये रहा हमारा अर्थ और ये है हमारा सन, ठीक है। यहां पे आप देख रहे होगे कि सन की इससे जो दूरी है वो क्या है, कम है, और यहां से जो दूरी है ये यहाँ पे ज्यादा है। हमारा जो अर्थ है वो जब रोटेट करता है, सॉरी जो रिवॉल्व करता है, यानी कि जो परिक्रमण करता है इसके इर्द गिर्द, उसकी वजह से जो क्या कहते हैं पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। डायग्राम पे ध्यान देना, ठीक है, डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा और हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना अच्छे से, ठीक, तभी समझ में आएगा आपको। ऐसी कोई मैथ तो है नहीं इसमें, ठीक है, ऐसी कोई मैथ तो है नहीं। एक तो ये हो गया पॉइंट हमारा और एक ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पोजीशन होती है इसे बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं हम पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, ठीक, पेरीहीलियन यानी कि उपसौर, यानी कि उपसौर, हिंदी में उपसौर और इंग्लिश में पेरीहीलियन बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि न्यूनतम दूरी है यहाँ पे आपकी न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी यानी कि यहाँ पे जो दूरी है वो कम है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीहीलियन। कौन से दिन हमको ये देखने को मिलता है, 3 जनवरी। डेट याद रखेंगे आप, डेट कौन सी होगी, 3 जनवरी। इस दिन जो सूर्य की पोजीशन, जो अर्थ और सूर्य की पोजीशन होती है वो पास में होता है। जो 3 जनवरी को तो क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के करीब होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 14.7 करोड़ किलोमीटर। कितना, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस होगा 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये होगा आपका यहाँ पे डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, एपीहीलियन। इसको हम क्या बोलेंगे, एपीहीलियन। इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे एपीहीलियन और हिंदी में हम उसको बोलेंगे अपसौर। क्या बोलेंगे, उसको उपसौर बोलेंगे और इसको बोलेंगे अपसौर, ठीक है, अपसौर, ठीक। यहाँ पे क्या है, अपसौर है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और ठीक, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, ठीक है, अधिकतम दूरी, ठीक, लिख लीजिएगा। डेट, कौन से दिन सबसे ज्यादा दूर रहते हैं, तो डेट है हमारी 4 जुलाई। क्या है, 4 जुलाई, ठीक।
इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर से हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा सूर्य, ठीक, ये हमारा सूर्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इनका अलग, पृथ्वी का अलग अलग क्या होता है, डायरेक्शन, वो होता है, पोजीशन होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हम बनाएंगे पृथ्वी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बनती है ये, ठीक है। ये चार हमने पोजीशन बना दी। ये है हमारा सन, ठीक है, ये है हमारा सन, ठीक है। अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रहती है, ठीक है। ये हो गया आपका भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ये हो गई आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गई आपकी मकर रेखा जो कि आपका 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये है आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा, और ये है आपकी कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे तीनों में होगा, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सेम गोज हियर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे भी सेम होगा 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये अपने एक्सेस पे रहती है, अपने एक्सेस पे रहती है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। अगर गौर फरमाए तो यहाँ पे आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ पड़ रही है, ठीक है, ऐसे पड़ रही है, ठीक। सन की सॉरी अर्थ की पोजीशन भी चेंज हो रही है, वो रिवॉल्व हो रहा है ना। अर्थ की पोजीशन भी हमारी लगातार जो है वो बदल रही है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक, हट जा रहे हैं, देख लीजिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस साइड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी कि आपके उत्तरी गोलार्ध, एक्सक्यूज मी, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती, सर्दी, सर्दी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मी, ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध में होती है सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में होती है गर्मी। कौन से दिन, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विंटर सोलस्टिस। क्या बोलते हैं हम, विंटर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस या फिर शीत, शीत अयनांत, ठीक, शीत अयनांत, देख लीजिए, हट गया, ठीक है, ठीक है। फिर आता है हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे होती है गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे हमारी होती है सर्दी, ठीक है। ये किस दिन होता है, ये होता है हमारा 21 जून, जिसे हम क्या बोलते हैं, समर सोलस्टिस। क्या बोलेंगे, समर सोलस्टिस, ठीक, समर सोलस्टिस यानी कि आपका ग्रीष्म अयनांत, ठीक, ग्रीष्म, क्या था, अयनांत।
अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हम आपको सिर्फ पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अलग अलग पोजीशन होती है, और जब अलग अलग पोजीशन होती हैं तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की जो किरणें हैं, जो उसकी तीव्रता है, उस पर भी असर आएगा, ठीक है, कि कौन सी रेखा पे सबसे ज्यादा किरणें पड़ रही हैं, कौन सी रेखा में कम पड़ रही हैं, है ना, तो उसी के हिसाब से ये तय होते सॉलिस्टिस, ठीक है। अब समर सॉलिस्टिस यहाँ पे इतना, चलो आप नोट डाउन कर लीजिए पहले इतना, ठीक है। और 21 मार्च को क्या बोलते हैं, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, जिसमें दिन और रात बराबर होती है ना, दिन और रात बराबर होती है, जिसे हम बोलते हैं वसंत विषुव। क्या बोलते हैं, वसंत विषुव, वसंत विषुव, ठीक है, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे, वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो अब हम यहाँ देखते हैं कि सॉलिस्टिस क्या होता है ना, सॉलिस्टिस क्या होता है, सॉलिस्टिस या फिर अयनांत, है ना, अयनांत। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, इसका मतलब ये है कि जब सूर्य की लंबवत किरणें, है ना, जब सूर्य की लंबवत किरणें, जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क यानी कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, मकर यानी कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, है ना, रेखा पर पड़ती है, रेखा पर पड़ती है, कितने देर तक, कितने समय तक पड़ती है इन रेखाओं पर, किस पे, कर्क और मकर रेखा पर, है ना। कर्क यानी कि हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। दो हिस्सों में बटेंगे सॉलिस्टिस आपके, पहला है आपका समर सॉलिस्टिस और दूसरा है आपका विंटर सॉलिस्टिस। अब समर सॉलिस्टिस को और क्या बोलेंगे, ग्रीष्म अयनांत, और ये है आपकी शीत अयनांत, ठीक है, ठीक है, am I clear? चलो अब ग्रीष्म में क्या होता है कि सूर्य की लंबवत किरणें किस पे पड़ती, कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। किस पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। तो उस दिन क्या होता है, 21 जून, राइट, 21 जून क्या होती है, दो चीजें होंगी। क्या होगा कि आपके उत्तरी गोलार्ध में, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, क्या होगा, सबसे बड़ा दिन, ठीक। और आपके जो दक्षिणी गोलार्ध है, यानी कि आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर है, उस दिन क्या होगा, सबसे छोटा दिन, ठीक, सबसे छोटा दिन, ठीक, सबसे छोटा दिन। देख लीजिए, लिख लीजिए,
समर सॉलिस्टिस ग्रीष्म अयनांत यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 21 जून को समर सॉलिस्टिस माना जाता है, जहां पे दो चीजें हमें देखने को मिलेगी। पहला तो ये है कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध है अर्थात आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे आप कह सकते हो। और फिर आता है आपका दक्षिणी गोलार्ध अर्थात योर सदर्न हेमिस्फीयर, जहां पे आपका सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डे। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट शीत अयनांत, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें, लंबवत किरणें मकर रेखा पर, मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हो गया आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, यहां भी दो चीज होती है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपके जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे होता है सबसे छोटा दिन। ठीक है, क्या होता है? सबसे छोटा दिन। ठीक, सबसे छोटा दिन। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है यानी कि आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां क्या होता है? वहां होता है सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, सबसे बड़ा दिन। ठीक, इसे नोट डाउन कर लीजिए। पढ़ दे रहे हैं, विंटर सोलिस्टिस शीतायानान, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। 22 दिसंबर जो है वो आपका विंटर सोलिस्टिस कहलवाया जाता है। उस दिन दो चीजें हमें एक्सक्यूज मी देखने को मिलेंगी। पहला तो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पे सबसे छोटा दिन देखने को मिलेगा, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है अर्थात जो सदर्न हेमिस्फीयर वहां पे सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं विषुव यानी कि इक्विनॉक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग विषुव। विषुव, विषुव अर्थात इक्विनॉक्स। ठीक, विषुव अर्थात इक्विनॉक्स यानी कि सूर्य की जो रेखा है सूर्य की रेखा कहां पे? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहां पे? भूमध्य रेखा पर, यानी कि आपका इक्वेटर 0 डिग्री पर पड़ती है, पर पड़ती है। ठीक है, 0 डिग्री पर पड़ती है। ठीक है, जहां पे आपके दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होता है यहाँ पे? दिन और रात क्या है? बराबर है। ठीक है, दिन और रात क्या है आपके? बराबर है। ठीक है, दो होती हैं, क्या? दो होती हैं, पहली ये और दूसरी यहाँ पे, है ना। पहली क्या है? बसंत विषुव। क्या है? बसंत विषुव। ठीक, पहली कौन सी है? बसंत विषुव, जो कब पड़ती है आपकी? 21 मार्च। कब पड़ेगी? 21 मार्च, जो आने वाला है। ठीक, 21 मार्च। और फिर है आपकी शरद विषुव। क्या है? शरद विषुव। ये कब है आपकी? 23 सितंबर। 23 सितंबर। ठीक है, लिख दे रहे पूरा। 23 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, क्या होता है? दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, दिन और रात जो है वो आपकी एक्सक्यूज मी बराबर होती है। नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
ये है हमारा पृथ्वी, ठीक है, क्या है ये हमारी पृथ्वी, ठीक। चलो अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब हम यहाँ पे रेखाएं बनाएंगे, 3 प्रमुख रेखाएं हैं, ठीक है, उसे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये है आपकी भूमध्य रेखा, कौन सी है ये, भूमध्य रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है आपकी कर्क रेखा, कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है। फिर ये है आपकी, अरे यार, ये है आपकी मकर रेखा, कौन सी है, मकर रेखा, ठीक है, कौन सी है, मकर रेखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आपकी कर्क रेखा, ये कौन सी है, कर्क रेखा, ठीक। ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये है आपकी मकर रेखा, कौन सी, मकर रेखा, ठीक। ये है आपकी मकर रेखा, ये है आपकी 0 डिग्री, ये है आपकी 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं होगी। चलो भूमध्य रेखा या फिर विषुव रेखा आप कह सकते हो, ठीक, विषुव रेखा ऐसे समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विषुव रेखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सूर्य की पोजीशन देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सूर्य की पोजीशन देखेंगे। तो पहला क्या है कि ये है आपका 21 मार्च, ये है हमारा सूर्य, ये है आपका 21 मार्च, ठीक। ये है आपका 21 मार्च, ठीक। पोजीशन क्या है सूरज की, यहाँ पे विषुव रेखा पर। अब यहां से ये ऐसे 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 मूव करता है और यहाँ पे कर्क रेखा पे आएगा, यहाँ पे आपका सन होगा, ये, ठीक। ये है आपकी 21 जून, क्या है ये, 21 जून, 21 जून, ठीक। ये आपकी पोजीशन है कहां पे, कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। फिर उसके बाद यहां से इधर आएगा फिर से, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ आपका, यहाँ पे भी आपका सूरज आएगा, तो इस बार यहाँ पे क्या होगा, 23 सितंबर, क्या होगा, 23 सितंबर, राइट, 23 सितंबर। उसके बाद फिर यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ आ जाएगा और ये होगा आपका 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते करते वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आपका 21 मार्च आ जाएगा, ठीक। ये होती है मतलब ऐसे इस तरह से ट्रैवल करता है ये, क्या, सन हमारा, ठीक है, सन, लो, ठीक, अब समझ में आएगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। लिख लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इट इज क्लियर, है ना। हम देख सकते हैं कि विषुव रेखा यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को यहाँ पे सूर्य था, ठीक। यहाँ पे जब वो विषुव रेखा यानी कि जब आपकी भूमध्य रेखा पर होगा तो क्या होगा, बराबर दिन होंगे, तो दिन रात बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बसंत विषुव। फिर यहाँ से ट्रैवल करेगा जब वो क्या कहते हैं सूर्य जो है वो इस रेखा पर आ जाएगा, कैसे, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जब आएगा यानी कि आपकी कर्क रेखा पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, तो उस दिन क्या होता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है आपके उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन छोटा होता है।
तो यहाँ पे 21 जून जो है वो आपका सबसे बड़ा दिन कहलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सन की पोजीशन फिर चेंज होती है कुछ महीनों बाद, तो फिर ये 23 सितंबर को फिर वसी विषुव रेखा यानी कि अर्थात आपके भूमध्य रेखा पर आके बैठ जाएगा। और जब वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा तब आपका होगा शरद विषुव, जहां पे आपके दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये कहाँ पे मकर रेखा पर आ जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर को आपका सबसे छोटा दिन होता है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वही वापस कहाँ पे पहुंच जाएगा? फिर भूमध्य रेखा पर पहुंच जाएगा। और दिसंबर के बाद कहाँ पे ट्रैवल, कहाँ पे क्या आएगा हमारा? 21 मार्च, यानी कि फिर से हमारे बसंत विषुव आ जाएगा। और बसंत विषुव जो है वो आने ही वाला है हमारा 21 मार्च को, जिस दिन आपका दिन और रात बराबर रहता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप कि एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष, एक सौर वर्ष है ना, एक सौर वर्ष क्या होता है? पृथ्वी द्वारा, लिखते रहिएगा, पृथ्वी द्वारा, लिखिएगा, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष है ना, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया, एक वर्ष में प्राप्त किया गया, किया गया सौर विकिरण, किया गया सौर विकिरण है ना, सौर विकिरण। ठीक है, एक सौर वर्ष में सूर्य, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एक सौर, एक सौर वर्ष में सूर्य, एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा यानी कि आपकी 0 डिग्री इक्वेटर जो लाइन होती है, भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करता है? कितनी बार पार करता है? 2 बार को 2 बार पार करता है। ठीक है, 2 बार पार करता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ वो समाप्त होता है। ठीक है, आज की बढ़िया क्लास रही, कॉन्सेप्चुअल क्लास थी। ठीक है, आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आया काफी। मोशन ऑफ अर्थ हो गया आपका, हमने यहाँ पे रोटेशन पीरियड, एवोल्यूशन पीरियड पता किया, कि स्पीड में डिफरेंस देखा, क्या इफेक्ट होता है, डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे चीजें देखी समझी। ठीक है, अब एंड में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपके एसएससी सीजन में पूछा गया था। ठीक है, आपके एसएससी सीजन में क्वेश्चन आया था, प्रश्न पूछा गया था, हम यहाँ पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, होमवर्क है, आप प्लीज बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यक्ति की परछाई नहीं पड़ेगी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस स्थान पर व्यक्ति की परछाई जो है वो परछाई नहीं पड़ेगी? आपके ऑप्शंस हैं, ए दिल्ली, पहला है आपका दिल्ली, फिर है आपका श्रीनगर, फिर है आपका श्रीनगर,
फिर है आपका गुवाहाटी, और फिर है आपका चेन्नई। ठीक, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आप आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, दिमाग लगाएगा। ये आपके जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। ठीक, तो मुझे बताइएगा, ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, आज की जो क्लास है उसी की क्लास के पर बेस्ड है, बस थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। इसके लिए आपको इंडिया का मैप जो है वो दिमाग में छपा होना चाहिए। मैंने आपसे बार बार बोला है कि मैप जो है वो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होता है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम टाइडल एब यानी कि आपके ज्वार भाटा जो है एक टॉपिक बचता है आपका, उसके बाद आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। विश्व का भूगोल जो है वो आपका जो टॉपिक होता है, जो सिलेबस होता है विश्व भूगोल का, वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि आपका जो भारत का भूगोल है उसे स्टार्ट करेंगे, और जल्द से जल्द आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो निपटा देंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, बिंदास तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।